हेलो गाइस, जेआर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। गाइस, आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय हेनरी मोसले साहब को जाता है, जिनका जन्म 23 नवंबर 1887 को इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने 1913 में दिखाया कि परमाणु द्रव्यमान, जिसको लेकर के अभी तक के जितने वैज्ञानिकों ने अपनी आवर्त सारणी दी थी बना करके, उसके तुलना में परमाणु क्रमांक कहीं बेहतर मूलभूत गुण है, जिसके आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सुधार किया और सुधार करने के बाद जो नियम बना उसको कहा गया आधुनिक पीरियोडिक नियम। गाइस, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसमें 7 आवर्त हैं, बाएं से दाएं जो होते हैं ये टोटल, ये हैं आपके 7। एंड जो ऊपर से नीचे आते हैं इनको हम बोलते हैं समूह या ग्रुप। ये टोटल इसमें 18 हैं, 18 है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल के ये टोटल 18 ग्रुप होते हैं। एंड हॉरिजॉन्टली बाएं से दाएं ये 7 आवर्त होते हैं। इसमें तत्वों का क्रम जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ रहा है। देखिए, नंबर 1 परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन। तो इस तरीके से जो इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तत्वों के, वो बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं। इस तरीके से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बात ध्यान देने की है यहाँ पर, छठे आवर्त में आप देखिए सीजियम 55 है परमाणु क्रमांक, फिर बेरियम 56 है परमाणु क्रमांक। उसके बाद आता है 57 से 71 तक। 57 से 71 तक एक ही बॉक्स में आपको नज़र इसमें आ रहा होगा। और उसके बाद है सीधा 72। तो गाइस, ये 57 टू 71 जो इसमें तत्व थे यहाँ तक, वो इन्होंने दिखा रखे हैं नीचे, क्योंकि आपको याद होगा मेंडलीफ ने खाली स्थान छोड़ा हुआ था तत्वों की खोज के लिए। तो बाद में जो तत्व पाए गए एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के मिलते जुलते थे कुछ, तो उसमें बहुत सारे तत्व इस प्रकार के पा गए जिनके लिए अलग अलग जो है बॉक्स में आना संभव नहीं था। तो यहाँ पर इनको इकट्ठा कर दिया, एक दर्शा दिया है कि 57 से 71 अलग है। अब चूंकि इसका पहला जो है तत्व का नाम लैंथियम है, इसलिए इसको बोला जाता है लैंथेनाइड, इस पूरी रो को। और उसके बाद आखिरी आवर्त में आप देख रहे होंगे 7वें में इसी प्रकार 88 से सीधा 89 है, 103 है, फिर सीधा 104 आ रहा है यहाँ पे। तो 89 से 103 तक के जो तत्व हैं वो हमने नीचे दिखाए हैं। इसको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 89वां एलिमेंट तत्व होता है वो एक्टिनाइड होता है और उसी के आधार पर पूरी श्रेणी का नामकरण इसमें कर दिया जाता है। तो ये आप बात ये ध्यान रखना, नीचे की तरफ जो 2 रोज में 2 पंक्तियों में तत्व दे रखे हैं वो इसी आवर्त श्रेणी का हिस्सा है, इससे अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे दर्शा दिया है परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक छठे आवर्त के तत्व हैं, तथा 89 से परमाणु क्रमांक नंबर 103 तक 7वें आवर्त के तत्व हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं के विषय में। सबसे पहले हम समझते हैं तत्वों की समूह में स्थिति के बारे में। किसी तत्व के ग्रुप का नंबर और उस तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही होता है। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पहले वाले समूह के कुछ तत्व लिए हैं जो कि है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा 2 1 2 8 1 2 8 8 1। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर अंतिम कोश में आप देख रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन है तीनों के, तो तीनों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 1 1। तो जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उन तत्वों के समूह की संख्या होगी, यानी तीनों का समूह एक ही होगा 1 1 1। देख सकते हैं आप, पहले ग्रुप में डाला गया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। ऐसे हम उदाहरण ले लेते हैं। दूसरे ग्रुप के हम कुछ तत्वों को ले लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को हम लेते हैं। तीनों तत्वों के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। 2 और 2 हो जाएगा बेरिलियम का, क्योंकि परमाणु क्रमांक 4 है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो 2 8 2। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देख रहे हैं जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2 2 2 है तीनों में, तो तीनों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। अतः इसी प्रकार इनके समूह की संख्या भी 2 हो जाएगी और ये ग्रुप 2 में रखे जाएंगे आपकी आधुनिक आवर्त श्रेणी के अंदर। गाइज, अब यहाँ पर बहुत ही विशेष बात को समझिए।
परमाणु क्रमांक 5 से 10 तक तथा 13 से 18 तक के जो तत्व होंगे उनकी समूह संख्या जो निकालेंगे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़कर निकालेंगे। अभी तक हमने देखा पहले और दूसरे ग्रुप में अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतना ही उनकी समूह की संख्या थी। यदि अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था समूह संख्या भी 1 थी, अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन था तो समूह संख्या भी 2 थी। लेकिन यदि अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? तो देखिए, हमने बोरोन लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, सल्फर लिया, आर्गन लिया। इन सब के हमने परमाणु क्रमांक लिखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 हो जाएगा बोरोन का, कार्बन का 2 और 4, नाइट्रोजन का 2 और 5। तो इस तरीके से सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया और सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमने लिख ली। वो आप जानते ही हैं, अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अंतिम कोश में 3 है बोरोन के, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। अंतिम कोश में यहाँ पर 4 है इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5। इस प्रकार हमने सभी का लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी समूह संख्या निकालेंगे हम ऐसे तत्वों के लिए, उसमें अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन उनमें 10 जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 में 10 जोड़ देंगे तो उस तत्व की समूह संख्या निकलेगी आपकी 13। 4 है अंतिम कोश में तो कार्बन की समूह संख्या आएगी 14। इसी तरह से बाकी तत्वों के समूह के नंबर हम निकाल सकते हैं। फ्लोरीन का 2 और 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो फ्लोरीन आएगा आपका 17वें ग्रुप का निकल करके। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरीन 17वें ग्रुप का है। इस समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोशों की संख्या हमेशा बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है और कोशों की संख्या 2 है। देख पा रहे हैं आप, पहले कोश में 2 है, दूसरे में 1 है, कुल कोश 2 है तो 2 कोश में है। पहले कोश में दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर भी दिख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं उससे अगले नीचे वाले पे, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है तो देख रहे हैं यहाँ पे कोशों की संख्या 3 हो गई है, 2 8 1, तो टोटल संख्या कोशों की हो गई यहाँ पर 3। तो ये देख पा रहे हैं पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं यहाँ पे, दूसरे में 8 है, नीले रंग की जो सर्कल दिख रहा है आपको, और जो तीसरा है ग्रीन कलर का सर्कल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा। पोटेशियम का आप देखिए परमाणु क्रमांक 19 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 1, तो कोशों की संख्या यहाँ पर हो गई है 4। ये देख पा रहे हैं आप। तो हमेशा समूह में ऊपर से नीचे की ओर जब भी हम बढ़ते जाएंगे तो हमेशा कोशों की स्थिति बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं हम क्षैतिज पंक्तियों के बारे में जिनको कहा जाता है आवर्त। किसी तत्व का पीरियड नंबर उस तत्व के परमाणु में मौजूद कक्षाओं के नंबर के बराबर होता है। पीरियड नंबर कहें या आवर्त नंबर एक ही बात है। हमेशा आवर्त की बात जब भी होगी तो बाएं से दाएं की तरफ चलने के लिए होगी। तो उदाहरण के लिए मैंने आवर्त संख्या 2 और 3 के कुछ तत्वों को लिया है। इसमें आप देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरोन समूह नंबर 2 के तत्व हैं और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम समूह नंबर 3 के तत्व हैं। यहाँ पर आप बाएं से दाएं बढ़ते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कोशों की संख्या यहाँ पर समान रहती है। लिथियम में 2 ही कोश हैं, पहले में 2 दूसरे में 1। बेरिलियम में 2 ही कोश हैं, पहले में 2 दूसरे में 2, और बोरोन में भी 2 ही हैं। तो हमेशा कोशों की संख्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समान होती है और जितने कोश होते हैं आवर्त नंबर भी उतने ही होंगे। इन तत्वों के कोश में दो है संख्या इनकी कोशों की, तो आवर्त नंबर भी यहाँ पर 2 ही होगा। ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को देख लेते हैं। इसमें भी कोशों की संख्या आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर 3 है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो कुल कोशों की संख्या 3 है। मैग्नीशियम में भी 3 दिख रही है, एल्युमिनियम में भी 3 दिख रही है। तो इसमें भी बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या समान रहती है और जितने कोशों की संख्या होती है उतना ही आवर्त की संख्या होगी। कोशों की संख्या यहाँ पर 3 है तो आवर्त की संख्या 3 है। ऊपर वाले आवर्त में कोशों की संख्या हम 2 देख रहे थे तो आवर्त नंबर भी उनका 2 ही आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नए पीरियड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षा का जुड़ना। दूसरे पीरियड यानी आवर्त में 2 थे कक्षाएं और उससे नीचे अगले वाले में आएंगे तो 1 कक्षा जुड़ जाएगी। इसमें 2 थे
और इसमें 3 है कक्ष। तो ये स्थिति होती है आवर्त में कक्षों की। अब किसी आवर्त में कुल मैक्सिमम अधिकतम कितने तत्व आ सकते हैं वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है 2n²। n जो है कक्षाओं की संख्या है। यदि कक्षा की संख्या 1 है तो पहले पीरियड में 2 ही तत्व आएंगे पहले आवर्त में। यदि कक्ष की संख्या 2 है तो दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व आएंगे, और अगर 3 है तो 18। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता के क्रम की। संयोजकता हम सभी जानते हैं, तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता हम कहते हैं, और बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्वों को जितने इलेक्ट्रॉन देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो ये हम जानते हैं संयोजकता। और समूह में हमेशा संयोजकता समान रहती है, समूह यानी के ऊपर से नीचे के क्रम में। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने लिया, परमाणु क्रमांक इनके 3, 11 और 19 हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा और संयोजकता हमने इसकी लिखी। तो तीनों की संयोजकता 1-1-1 आ रही है। अब देखते हैं आवर्त में यानी पीरियड में संयोजकता का क्रम क्या होता है। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है पहले, और फिर 4 से घट करके 0 हो जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैंने तत्वों को लिखा है बाएं से दाएं के क्रम में। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखे 2 1 2 2 2 3। देखिए कोशों की संख्या सेम है यहाँ पर बाएं से दाएं जो है। अब यहाँ पे ये इनकी मैंने संयोजकता लिख दी है। लिथियम की संयोजकता 1 होती है, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, फिर घटनी शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन का 1 और नियोन का 0। गाइस संयोजकता के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, सो आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं परमाणु साइज के क्रम को देखने के लिए। गाइस आप सभी जानते हैं जो परमाणु होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ जो है कोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ कोश होते हैं। अब यहाँ से नापें तो ये त्रिज्या होती है, इसको हम परमाणु की त्रिज्या कह सकते हैं। तो ये त्रिज्या कब बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे कोश जुड़ते जाएंगे ये त्रिज्या बड़ी होती जाएगी और परमाणु का आकार या साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर तत्वों की स्थिति को देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम के कोशों की संख्या है 2, सोडियम के कोशों की संख्या है 3, 2 8 1, और पोटेशियम में कोशों की संख्या है 4। तो बढ़ता जा रहा है कोशों का नंबर, आप देख रहे हैं 2 3 4 ऊपर से नीचे। तो कोशों की संख्या बढ़ रही है, तो साथ के साथ आप देखिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है। और जब त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आकार भी बढ़ता जाएगा। तो ऊपर से नीचे समूह में तत्वों का आकार हमेशा बढ़ता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। अब आवर्त में परमाणु साइज का क्रम देखते हैं। गाइस आप सभी जानते हैं कि आवर्त में तो कोशों की संख्या समान रहती है, कोश बढ़ते नहीं हैं, लेकिन बाएं से दाएं जैसे ही हम चलते हैं आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, और साथ के साथ ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी, क्योंकि नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसमें आवेश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं और आवेशों के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो ये चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर जो है अपनी तरफ खींचने का, और जैसी खींचने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, प्रबलता बढ़ती जाएगी, वैसे ही साइज भी बाएं से दाएं जाने पर घटता चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धातुओं के गुणधर्म की। धात्विक गुण का सीधा अर्थ होता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो जितनी क्षमता इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़्यादा होगी, प्रबलता ज़्यादा होगी, तो उतना ही उसमें धात्विक गुण भी अधिक होगा।
तो अब इसको हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं से दाएं आवर्त की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कुछ तत्व हमने ले लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का 2 1 होता है, बेरिलियम का 2 2 है और बोरोन का 2 और 2 है। तो यहाँ पे जैसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। लिथियम के केस में अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के अंतिम कोश में आप देख पा रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कब त्यागने की क्षमता ज़्यादा होती है? जब अंतिम कोश में कम से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती जा रही है तो धात्विक गुण भी कम होता जा रहा है। तो हमेशा आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर धात्विक गुण हमेशा घटता है, इसको आप याद रखिएगा। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातुओं को हम विद्युत धनात्मक तत्व भी कहते हैं। इनके पास हमेशा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। अब समूह में धात्विक गुण का क्रम हम देख लेते हैं। उदाहरण वही हमने लिखे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का समूह के लिए। अब यहाँ पर अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर धात्विक गुण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कोशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं 2 कोश हैं, 2 और 1, इसमें 3 है, 2 8 1 और इसमें 4 प्रकार के कोश हैं, 2 8 8 1। तो कोशों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब नाभिक से, न्यूक्लियस से अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। इसमें 2 ही कोश दूर है, इसमें 3 कोश तक दूर है और इसमें 4 कोश तक ये दूरी आ चुकी है। तो जितना नाभिक से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही नाभिक की खींचने की टेंडेंसी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अत्यधिक प्रबल हो जाती है, क्योंकि नाभिक का भी उसमें बल नहीं रह जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं बाहरी कोश से और धात्विक गुण भी बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं अगले गुणधर्म की तरफ, जो कि है अधात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर धातुएं तो इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर रही थी, त्यागने की क्षमता रख रही थी। इसमें तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जो तत्व जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकेगा वह उतना ही प्रबल अधात्विक गुण रखेगा। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, बाएं से दाएं की तरफ के मैंने रखे हैं। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उस जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है कम होती चली जाती है। और कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी इसको त्यागने के लिए। और नाइट्रोजन में तो ये इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्लोरीन में भी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है इनकी बढ़ती है, बाएं से दाएं की तरफ हम जा रहे हैं तो, और त्यागने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। तो आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है और उसमें नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो हमेशा बाएं से दाएं अधात्विक गुण जो होगा वो बढ़ेगा। और इसी कारण जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें दाईं तरफ जो है धातुएं पाई जाती हैं, अधातुएं पाई जाती हैं सॉरी, और बाईं तरफ जो होती हैं धातुएं पाई जाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ जो तत्व लिखे हुए हैं ये आपके धातु होते हैं, और ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये उपधातु कहलाते हैं। इनमें धातुओं के भी गुण होंगे और कुछ धातु के भी होते हैं। और यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं ये हैं आपकी अधातुएं। अभी हमने जाना ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें ज़्यादा होगी उसमें धात्विक गुण ज़्यादा होगा। तो इधर के एरिया की जो है तत्व जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता ज़्यादा है, और इधर के एरिया के जो तत्व हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए इनमें अधात्विक गुण बहुत ही प्रबलता में पाया जाता है। समूह में अधात्विक गुण की हम बात करते हैं। समूह में अधात्विक गुण हमेशा जो है आपका कम होता जाएगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम हो जाता है कक्षों के बढ़ने के कारण। अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे होंगे वो नाभिक से दूर होता चला जाता है।
तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए अधात्विक गुण जो है बढ़ जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेन इसकी थीम जो होती है, बीच का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच का आकर्षण होता है। जैसे कोश बढ़ते जाएंगे, नाभिक और अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उनके आकर्षण कम होता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए अधात्विक गुण भी कम होता चला जाता। गाइज एक बात का ध्यान रखिए, हाइड्रोजन की स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं हुई थी क्योंकि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इसका अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ग्रुप 1 में डाल दिया गया है। किंतु जब इनकी तुलना 17 ग्रुप के तत्वों से की गई तो ये पाया गया इसमें समानता इनके साथ भी होती है, क्योंकि इनको अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और हाइड्रोजन को भी अंतिम कोश को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। लेकिन इस पर हमेशा जो है कभी भी ठोस तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि इसको ग्रुप 1 में रखा जाए कि ग्रुप 17 में रखा जाए, लेकिन अक्सर हम इसको ग्रुप 1 में ही देखते हैं। सो गाइस, ये था आपका आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में हमारा आज का चैप्टर। ये लास्ट में मैंने सारांश लिखे हैं, आप शुरू से इनको ज़रूर पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, और इसमें पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।